तो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को बधाई ढेर सारी, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। उसमें आप सबका योगदान है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है या जिन्होंने भी किसी और को सजेशन दिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, या जिन्होंने जिसको किसी को शेयर किया, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला, या लोगों को जा के बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी लोगों को। तो ज़्यादा लंबा स्पीच तो दे नहीं सकता, फिर संडे को इस बारे में बात की जाएगी कि आगे चल के इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा चैनल पे। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं 12th के। तो एक बार फिर से 1000 होने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये हो सकता है इस चैप्टर का आखिरी हो या 1-2 लेक्चर और आए, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूँ वो है मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट रहा हूँ, 1-2 सेकंड, जो भी 5 सेकंड के लिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और इसको जैसे ही एज इट इज़ मैंने लिखा है जैसे वैसे ही आप लोग भी लिख डालिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, पूरा एनसीईआरटी का डाटा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं। 1-2 लाइन जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं सेम उतना ही बदलने की ज़रूरत है। तो चलो अब बात करते हैं इस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं किस पे, जो मेन हेडिंग है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है कह रहा है हमें ह्यूमन जीनोम की आवश्यकता क्यों है। देखो, मैंने एक लेक्चर डाला है इसमें, इसी सीरीज में होगा, इसी चैप्टर में, कि डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए, वो जेबी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, दिख रहा है, बाद में मिटा लूँगा। देखो, मान लो कह रहा है कि अगर हम डीएनए के बारे में पढ़ें, कौन सा डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए, तो हमने उसकी संरचना ऐसी कुछ बनाई हुई थी, दिख रहा है, ठीक। उसमें कहा गया था कि उसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर। कितने प्रकार के? 2, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन बेस भी 2 थे और पिरिमिडीन बेस भी 2 थे डीएनए में। जो प्यूरीन बेस थे वो थे ग्वानिन और एडिनिन, और जो पिरिमिडीन बेस थे वो थे साइटोसिन और थायमिन। जिसमें ये कहा गया कि जी हमेशा जुड़ेगा सी से जिसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और टी जुड़ेगा हमेशा ए से जिसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो अगर यहाँ मैं जी लिख रहा हूँ, यहाँ सी लिखूँगा, उसके बाद ए लिखूँ, टी लिखूँ, ऐसे पूरे डीएनए में सीक्वेंस किसके, बेस पेयर के हम लिख सकते हैं। और हर छठवें नंबर पर एक दूसरे के किस में रखना था, विपरीत अवस्था में, जिसके कारण हम उसको कह रहे थे विलोम पद। तो इसी सीक्वेंस को ज्ञात करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो किसी जीव के डीएनए में, ठीक है ना, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, उस नाइट्रोजनस बेस पेयर के सीक्वेंस को जब हम एक निश्चित क्रम में कंप्यूटर की सहायता से क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसी क्रिया से जो नई संरचना हमको मिलती है उस क्रिया में, उसी को कहा जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की आवश्यकता इसलिए है कि दुनिया में कई तरीके के क्या हैं, व्यक्ति हैं तो सब जेनेटिकली सेम ही, ठीक है, क्योंकि सबके हाथ पैर सेम ही है, बस शकल अलग है, उसका तो रीज़न अलग है, जीन ही है। पर सब में 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं, ऐसे करके, तो उसके लिए कोई जीन जिम्मेदार होगा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो सिर्फ मानव के डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उसके सीक्वेंस को ज्ञात करना था पूरी दुनिया में, कि लोग कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, और सब में कैसे कैसे जीन ट्रांसफ़र के हो रहे हैं। तो मानव जीनोम परियोजना के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, तो मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत नील डासट ने 1983 से 1984 के मध्य की। कहने का मतलब ये है कि मानव जीनोम परियोजना, मतलब इसके बारे में सोचा, इसकी नींव रखी कि इसको स्टार्ट किया जाए, उसको किया किसने था, नील डासट ने। कब? 1983 से 1984 के मध्य। पर इस परियोजना में कुछ खर्चे होने वाले थे, बजट था कि नहीं था, इन सब चीज़ों को बाद में देखा गया, परियोजना को शुरुआत कर दिया गया, पर बजट न होने की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो गई। तो नील डासट ने 1983 से 1984 के मध्य मानव जीनोम परियोजना की क्या की, नींव रखी, जिसमें ये देखा गया कि मानव जीनोम में 3×2×10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। मतलब ह्यूमन का जो डीएनए है उसमें अगर पूछे बेस पेयर कितने होते हैं, तो उसमें बेस पेयर की संख्या
3.2 × 10⁹ होते हैं। ठीक। दूसरा कह रहा है कि अगर इसका सीक्वेंस हम ज्ञात करें, मतलब उसका क्रम बनाएं, तो उसके बनाने में, एक सीक्वेंस के बनाने में कितने डॉलर के खर्च आ रहे हैं? $3 के खर्च आ रहे थे। ठीक है ना। जैसे हमारे देश की मुद्रा है रुपया, वैसे अमेरिका का या यूएस जो है वहाँ का जो रुपया करेंसी है, मुद्रा है, वहाँ का क्या है? वो डॉलर। तो उसका एक बेस क्रम अगर हम लोग बना रहे थे, किसका? डीएनए का, ह्यूमन जीनोम का, तो उसके बनाने में जो खर्च आ रहा था वो कितना आ रहा था? $3। जबकि हमारा डीएनए कितना लंबा है? 3.2 × 10⁹ बेस पेयर का। तो अगर टोटल का खर्च निकालें तो टोटल का खर्च में कितना आएगा? $9 बिलियन। तो अगर एक बेस पेयर बना रहा हो तो कितना खर्च आ रहा है? $3। और पूरे डीएनए के सीक्वेंस के क्रम को ज्ञात कर रहे हैं तो कितना खर्च आएगा? $9 बिलियन। ठीक। दूसरा कह रहा है इस ऑब्टेन्ड सीक्वेंस में क्या ज्ञात हुआ? इसमें ये ज्ञात हुआ इस सीक्वेंस को बनाते टाइम पर कि अगर हम ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन 100 लेटर, अगर इसको हम कंप्यूटराइज डाटा में ना डालें, इसको लिखें बैठ के, तो कह रहा है कि हर पेज पर हम 100 लेटर लिखेंगे। कौन से? जो यहाँ मैं लिख रहा था CTAG, जैसे मान लो एक मैं बेस क्रम लिख रहा हूँ GAATTC, ये पहला बेस क्रम। दूसरा इसी का उल्टा होगा क्या? GAATTC, किसी के डीएनए में होगा ही क्रम से ऐसे अप डाउन में, 3 to 5 और 5 to 3 वाले धागे में। तो कह रहा है इसी क्रम को अगर हम लिखें तो हर पेज पर 1000 लेटर या शब्द हम लोगों को लिखने पड़ेंगे, और हर किताब में 1000 पेज होगा, और पूरे जीनोम को लिखने के लिए कम से कम 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। तो अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को लिखना स्टार्ट करें तो हर पेज पे हमें 1000 शब्द लिखने पड़ेंगे, और हर किताब में 1000 पेज ऐड करने पड़ेंगे। और ऐसे हमको कितने किताबों की ज़रूरत पड़ेगी? 3300 किताब की। तब जाके हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मानव के जीनोम का जो सीक्वेंस है बेस पेयर का, वो लिख सकते हैं। पर हम कंप्यूटराइज्ड डाटा लिखेंगे और उसको एक जगह क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, ताकि भविष्य में उसको क्या करें? यूज कर पाए। और जब किसी बेस क्रम को लिखकर उसे किसी एक जगह स्टोर किया जाता है भविष्य में उसे यूज करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हो? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब बायो के थ्रू जो जैव है, जैव कहने का मतलब जीवित वस्तु, यदि मनुष्य, उनके डीएनए में जो जीनोम है उसको क्या कर रहे हैं? हम स्टोर कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं एक स्थान पर। उस जगह को ही क्या कह रहे हो? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम परियोजना की शुरुआत किसने की या नींव किसने रखी? नील डासट ने। कब? 1983 से 1984 के मध्य। पर वो परियोजना स्टार्ट नहीं हो पाई क्योंकि बजट की कमी थी। क्यों? क्योंकि मानव का जो जीनोम है वो कितना लंबा है? 3.2 × 10⁹ बेस पेयर का, और एक बेस पेयर के बनाने में कितना खर्च आ रहा था? $3। और टोटल बेस पेयर के खर्च बनाने में कितने खर्चे आएंगे? $9 बिलियन। ठीक। दूसरा, जो ऑब्टेन सीक्वेंस, डीएनए का जो सीक्वेंस या क्रम था उससे क्या मिला? अगर हम उस सीक्वेंस को लिखना चाह रहे हैं तो अगर हम लिखें तो हर पेज पे हमें कितने शब्द लिखने पड़ेंगे? 1000 इस तरीके के। और हर किताब में कितने पन्ने जोड़ने पड़ेंगे? 1000। और ऐसे हमें कितने किताबों की ज़रूरत पड़ेगी? 3300। तब जाके हम क्या कर पाएंगे? डीएनए के बेस क्रम को कहीं लिख पाएंगे। और जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे उस डाटा को हम यूज करेंगे भविष्य में किसी काम के लिए, वो आगे देखा जाएगा। और जहाँ पर हम उस डाटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करके रखेंगे, उस जगह को बोलोगे क्या? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब जो ह्यूमन जीनोम परियोजना की शुरुआत नील डासट ने की, उन्होंने उसका कुछ एम रखा या लक्ष्य रखा कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे अगर शुरुआत की। तो ये कुछ एम हुआ है। पहला लिखा है आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेट 20,000 से 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के डीएनए में जो 20,000 से 25,000 जीन हैं, उनके क्या काम हैं, कहाँ पाए जाते हैं, लगभग उनके कार्यों का हम निर्धारण कर पाएँ, ताकि हमें भविष्य में पता चले कि मान लो किसी को कैंसर हो रहा है तो उसके लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, या उस जीन से बचने के, उस बीमारी से बचने के लिए जो जीन हमारे बॉडी में है उससे हम भविष्य में किसी को कैंसर से क्या करें? बचा पाएँ। दूसरा लिखा है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए 3 बिलियन केमिकल बेसिस पेयर दैट मेक
ह्यूमन डीएनए कह रहा है कि हमारे डीएनए में जो 3 बिलियन केमिकल बेस है पूरे डीएनए में, उसका हम क्या ज्ञात कर पाए, सीक्वेंस, मतलब CTAGU ये कहाँ कहाँ डीएनए में है और किस किस पेयर में है। जैसे ये पहला पेयर डीएनए में मिला कुछ दूरी पर जाके फिर मिला, कुछ दूरी पर फिर मिला, ये कहाँ कहाँ पर है पूरे 3 बिलियन बेस पेयर में डीएनए के, उसको हम क्या करें, सीक्वेंस कर पाए, ज्ञात कर पाए कि पूरे डीएनए में कहाँ पर है। तीसरा लिखा है स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, इस सारे जानकारी को जो हम डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर कहाँ पे हैं और ह्यूमन बॉडी में कहाँ किस जीन के लिए कौन जिम्मेदार है किस बीमारी के लिए, उन सबको स्टोर कर पाए एक डेटाबेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। चौथा कह रहा है इम्प्रूव द टूल फॉर द डाटा एनालिसिस, कहने का मतलब जो भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं डीएनए से नाइट्रोजनस बेस पेयर को लेकर, जीन के कार्यों को लेकर, जीन के द्वारा होने वाले नुकसान को लेकर, ठीक है ना, कह रहा है कि उसको एनालिसिस करने के लिए हम कोई अच्छा टूल बनाए, कंप्यूटराइज्ड डाटा जो है हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े कि 2 दिन लग जाए 3 दिन लग जाए किसी एक डाटा को निकालने में, ढूंढने में। इसके लिए हम कह रहे हैं नए आइडियाज़ ले आए, नए मशीनरी ले आए, नए एनालिसिस करने के तरीके ढूंढे, ठीक। और दूसरा कह रहा है ELSI, ई का मतलब है एथिकल, L का मतलब है लीगल, S का मतलब है सोशल इशूज। कह रहा है इस डाटा को जो हम इकट्ठा कर रहे हैं मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत या ह्यूमन जीनोम परियोजना के प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसका हम यूज कैसे करें, एथिकल, लीगल, सोशल, इन सब कार्यों के लिए। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा क्या मिलेगा हमको उपयोग। जैसे कोई बीमार हो रहा है किसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अगर हमको पहले से ये पता चल जाए कि ये किस जीन के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, सॉरी लिंग सहलंग तो है नहीं, मतलब ये किस जीन के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या बोल रहे हैं यार, नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण मम्मी पापा से जो बच्चे संतान उत्पन्न होने वाले हैं उनमें अगर ये बीमारियां हो रही हैं तो उनको हम पहले से ही ज्ञात करके क्या कर पाएँ, ठीक कर पाएँ। तो इन सब डाटा का हम क्या करेंगे, वहाँ पर यूज करेंगे। दूसरी चीज़ कह रहा है कि नील डासट ने जब 1983 से 1984 के मध्य मानव जीनोम परियोजना की नींव रखी थी, तो उस समय उनके सहयोग के तौर पर अमेरिका के ऊर्जा विभाग, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब अमेरिका का जो ऊर्जा विभाग है, उन्होंने मानव जीनोम परियोजना का क्या तैयार किया था, लोगो कहने का मतलब ये है कि हम कैसे इस परियोजना को पूरी तरीके से क्या है चलाएंगे। दूसरा कह रहा है कि इनके साथ एक और था संस्था जिसको कहा जाता है NIH या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। तो कह रहा है मानव जीनोम परियोजना की नींव किसने रखी, नील डासट ने। कब रखी, 1983 से 1984 के मध्य। उनके सहयोग के रूप में कौन आए थे, अमेरिका का ऊर्जा विभाग या US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो भी कहाँ का है, अमेरिका का ही है। कह रहा है इस परियोजना की शुरुआत कब की गई इन दोनों के साथ, 1990 में, और कंप्लीट कब हुआ, 2003 में। कितना समय लगा इसको कंप्लीट होने में, 13 साल। इसी बीच जब ये दोनों मिलकर इस परियोजना को चला रहे थे तो इससे एक और संस्था जुड़ी जिसको कहते हो वेलकम ट्रस्ट, जो कहाँ की थी, यूके की, और ये इसका सबसे बड़ा पार्टनर बना। मतलब सारा बजट मैक्सिमम किसने यूज किया, किसने दिया, सीधे सीधे तो वेलकम ट्रस्ट ने। तो मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत किसने की, नील डासट ने, 1983 से 1984 के मध्य। इनके सहयोग के रूप में कौन आया, अमेरिका का ऊर्जा विभाग और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बाद में कौन ऐड हुआ, वेलकम ट्रस्ट, जो कहाँ का था, यूके का, और वो सबसे बड़ा उसका क्या बना, पार्टनर बना, ठीक। उसके बाद कुछ सहयोगी जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर कंट्रीज से जुड़े, इंडिया भी है उसमें, ठीक है ना। दूसरा फिर कह रहा है इसका यूज कहाँ करोगे, किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, मतलब मानव के जो जीनोम तुम ज्ञात कर रहे हो उसका यूज कहाँ करोगे। तो जैसा कि अभी मैं बता ही रहा था कि इसका यूज करें हम किसको, डायग्नोस में या उपचार करने में किसी बीमारी के लिए। कैंसर, जैसे कैंसर के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है उसे कहते हो प्रोटोओन्कोजीन, जिससे होगा ट्यूमर और फिर ट्यूमर बदलेगा कैंसर में। तो कैंसर के लिए जो जीन जिम्मेदार है उसे कहते हो ओन्कोजीन, और ट्यूमर के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है उसे कहते हो प्रोटोओन्कोजीन। तो अगर इस जीन के बारे में मुझे पहले से पता है तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, जीन को उस DNA से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काट कर क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो किसी व्यक्ति को क्या होगा, वो कैंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि ट्रीटमेंट में करेंगे,
किसी को कोई रोग हो गया है तो उसके उपचार के लिए किस जीन की आवश्यकता है, या उसके द्वारा किस जीन की सहायता से किस औषधि को तैयार किया जा सकता है, इन सब का उपयोग कर लेंगे हम। प्रिवेंट, हम सावधानियां बरतेंगे। जैसे कह रहे हैं कोरोना इतने टाइम खूब तेज़ी से चला था तो हम वैक्सीनेशन किए, तो हमें पहले से अगर उसके बारे में पता रहा होता तो हम वैक्सीनेशन को और पहले शुरू कर पाते, क्योंकि हमको लगभग 1.5 साल लग गए वैक्सीनेशन को स्टार्ट करने में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में के लिए हम डायग्नोस कर रहे हैं किसी भी बीमारी को, ट्रीटमेंट कर रहे हैं होने के बाद, और पहले से ही हम वैक्सीनेशन के थ्रू उससे बच जाएं, इसके लिए हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो। सीधे सीधे कह रहा है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। जैसे कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो हम जो हमारे डीएनए में जीन है उसको कैसे एक्सप्रेस करें कि वो तेज़ी से फैले और वो प्रोटीन के बनने में या आरएनए के बनने में, इन सब के बनने में क्या करें, वो तेज़ी से बढ़े, जाके हम क्या करें, अधिक मात्रा में ह्यूमन जीनोम को क्या करें, प्राप्त कर सकें। सीक्वेंस एनोटेशन या न्यूक्लियोटाइड बेस प्लेस, कहने का मतलब ये है कि हम जो पूरा डीएनए लंबा चौड़ा बना रहे हैं, ठीक है ना, उस लंबे चौड़े डीएनए में कहाँ पर कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर स्थित हैं, उसको जानने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसे कहते हैं जीन एनोटेशन। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये डीएनए में मान लो 7वें पे है, 20वें पे है, 15वें बेस पेयर पे, ऐसे जगह जगह है, तो उसको जानने की क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, एनोटेशन। और कह रहा है कि अगर इसको हम कल्चर कराएं, संख्या में बढ़ाएं, हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो बैक या यैक का उपयोग करते हो, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लोनिंग। बैक को कहते हो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो हम किसी की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के द्वारा किसी के जीनोम को ट्रांसफ़र कराएंगे। और क्लोरम्फेनिकल एंजाइम के उपयोग में, जब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी तो ये सब आएगा। क्लोरम्फेनिकल एंजाइम के उपयोग की सहायता से हम ईस्ट के सेल में या बैक्टीरिया के सेल में क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, संख्या में उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जिसका उपयोग भविष्य में आप किस में करेंगे, डायग्नोस करने में, किसी बीमारी को ट्रीटमेंट में या प्रिवेंट करने में, किसी चीज़ से बचने में। दूसरा कह रहा है साइलेंट फीचर ऑफ एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या लक्षण हो गए जो हमको मिले। तो कह रहा है कि ह्यूमन जीनोम में लगभग 3164.7 मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि एवरेज जीन कम से कम, कह रहा है कंसिस्ट ऑफ कितने होते हैं, 3000 जीन होते हैं हमारे डीएनए में, और अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा कहाँ कितने हो सकते हैं, 2.4 मिलियन बेस पेयर। कम से कम 3000, मैक्सिमम 2.4 मिलियन। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल जीन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जितने भी जीन हमें मिले उनमें की संख्या कितनी थी, 30,000 थी। तो हमारे शरीर में 30,000 फंक्शनल जीन या क्रियात्मक जीन पाए जाते हैं, जिनमें से केवल हमें 50% के काम के बारे में पता है कि कौन सा जीन हमारे लिए क्या करता है। ठीक, जैसे एक लीथल जीन है जिसको कहते हो हानिकारक जीन, जिसके कारण क्या होती थी, ग्रिफिथ ने निमोनिया रोग के चूहों में जब इंटर कराया था उसके साथ, तो उनकी क्या हो जा रही थी, डेथ हो जा रही थी। वैसे ही कुछ जीन हमारे अंदर कैंसर उत्पन्न करते होंगे, कुछ जीन हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न करते होंगे। तो ऐसे अगर हमारे पास 30,000 जीन है हमारे बॉडी में, तो उसमें से केवल 30,000 जीन ऐसे हैं, 30,000 के भी 50% जीन ऐसे हैं जिनके कार्यों के बारे में हमें पता है, बाकी के बारे में नहीं पता है। जैसे ट्रांसलेशन में प्रोटीन कौन जीन बनाने में हेल्प करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए के बनने के लिए कौन सा जीन हेल्प करेगा, उन सबकी को ऐसे देखे जाए तो 50% के बारे में हम लोगों को पता है, बाकियों के बारे में नहीं पता है। और कह रहा है जिसमें से लगभग 2% जीन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या रखते हैं, सूचनाएं रखते हैं, या प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जीन पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है 2968, और जो वाई गुणसूत्र होते हैं उसमें जीन की संख्या सबसे कम होती है, जिसकी संख्या होती है 231। हाँ, 231। और कह रहा है कि जो ह्यूमन डीएनए है उसमें लगभग 1.4 CR मतलब करोड़ प्लेसेस ऐसे पाए जाते हैं जिन पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब वहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर हमेशा अकेले होता है, पेयर में नहीं होता है। तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से देखो, सीधे सीधे। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत किसने की, नील डॉसट ने। कब, 1983 से 1984 के मध्य। इनके अनुसार मानव जीनोम में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 3.2 × 10⁹ बेस पेयर। इसमें से किसी एक बेस पेयर के बनने में कितना खर्च आएगा, $3। इसलिए टोटल बेस पेयर के बनाने में कितना खर्च आएगा, $9 बिलियन।
और इसको अगर हम कहीं पर लिखें तो कह रहा है हर पेज पर हमें 1000 लेटर लिखने पड़ेंगे और हर किताब में 1000 पन्ने जोड़ने पड़ेंगे और ऐसे हमको 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। और इस डाटा को जहां हम रखेंगे उस डाटा को क्या रखने की जगह को क्या बोलोगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस ह्यूमन जीनोम परियोजना को शुरुआत करने की कुछ गोल थे। पहला, हम ह्यूमन डीएनए में 20,000 से 25,000 जीन जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनके कार्यों का क्या कर पाए, निर्धारण कर पाए। पहला गोल ये था। दूसरा गोल ये था कि हमारे डीएनए में जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं उनके सीक्वेंस या क्रम को ज्ञात कर पाएँ कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस पेयर कहाँ होता है। तीसरा है कि स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस। इन सारे डाटाबेस को जो हम इकट्ठा कर पा रहे हैं उसको किसी एक जगह क्या कर पाए, इकट्ठा कर पाएँ, और कहाँ पर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। और चौथा है इम्प्रूव द टूल। उस डाटा को यूज करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए या जानने के लिए हम नए नए तरीक़ों का या टेक्नोलॉजी का क्या कर पाएँ, उपयोग कर पाएँ, और उसको एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज में भी क्या करें, यूज कर पाएँ, ताकि उस सबका क्या हो, भला हो। फिर कह रहे हैं मानव जीनोम परियोजना की नींव तो 1983-1984 में रख दी गई, पर उसका प्रारंभ कब हुआ, 1990 में। ये लगभग 13 वर्षों तक चला और चलकर 2003 में क्या हुआ, पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। जब मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत हुई तो अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने उसका लोगो तैयार किया, जिसके सहयोग के रूप में आया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बाद में उसका सबसे बड़ा पार्टनर जुड़ा जिसे कहा गया वेलकम ट्रस्ट, जो कहाँ का था, यूके का। बाद में अन्य देश भी जुड़े, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और कुछ अन्य देश भी जुड़े इस परियोजना से। इसका यूज कहाँ किया गया, जो डीएनए के सीक्वेंस या क्रम ज्ञात किए गए किसी भी बीमारी के डायग्नोस में, उसके ट्रीटमेंट में और किसी भी बीमारी से बचने में। इसको बनाने का तरीका क्या था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहा हो। सीक्वेंस एनोटेशन, किस डीएनए के सीक्वेंस में कौन से जीन या कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर कहाँ पर स्थित हैं, उसको जानने के लिए जो तकनीक यूज की गई उसे कहा गया सीक्वेंस एनोटेशन। और कह रहा संख्या में अधिक बढ़ाने के लिए इस जीन को, या सीधे सीधे कहा जीन को ही कहो, कि जो भी जीन हमको मिल रहे हैं फंक्शनल, जो हमारे लिए लाभदायक है, उनको संख्या में अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इंटर करा रहे हो, और फिर या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इंटर करा के उसमें क्या करा रहे हो, क्लोरेम्फेनिकल एंजाइम की उपस्थिति में क्लोनिंग की क्रिया करा रहा हो, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से। कह रहा है कि ह्यूमन जीनोम जो है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहला, ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं और एवरेज जीन कंसिस्ट, हर जीन में कम से कम क्या 3000 बेस पेयर होते हैं और अधिक से अधिक 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं। और हमारे डीएनए में टोटल 30,000 कार्यात्मक जीन पाए जाते हैं या फंक्शनल जीन पाए जाते हैं, जिनमें से केवल हमें 50% जीन के कार्यों का ही निर्धारण पता है, मतलब कौन सा जीन क्या करता है और कौन सा जीन क्या नहीं करता, इसके बारे में नहीं पता है। और कह रहा है कि कम से कम 2% जीन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या रखते हैं, सूचनाएं रखते हैं हमारे शरीर में। और क्रोमोसोम जो फर्स्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जीन पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 2968, और वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 231 होती है। और ह्यूमन डीएनए में लगभग 1.4 करोड़ स्थान ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म संरचना पाई जाती है, जिसमें किसी एक जगह पर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर हमेशा सिंगल। तो इतनी चीज़ें हैं मानव जीनोम परियोजना में, ठीक है ना। तो सिर्फ कहानी के तौर पे इसको सुनिए, अच्छे से याद हो जाएगा। ये चार्ट को रखिए, पढ़िए, बार बार देखिए, सारे डाटा वैसे भी याद हो जाएंगे। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत किसने रखी, नींव किसने रखी, तो नील डासट ने कब, 1983 से 1984 के मध्य। फिर कह रहा है कि मानव जीनोम परियोजना कब प्रारंभ हुआ, तो 1990 में। कब खत्म हुआ, तो 2003 में। कितने दिनों तक, कितने साल तक चला, तो 13 साल तक। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत करते समय कह रहा है कि उसके सहयोगी कौन से आए थे, तो अमेरिका का ऊर्जा विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तीसरा बाद में कौन सा जुड़ा, वेलकम ट्रस्ट, कहाँ का था, यूके का, ठीक है ना। जीन एनोटेशन क्या है कि एक जीनोम में क्या है कि कौन से जीन कहाँ स्थित हैं या कौन सा नाइट्रोजनस बेस पेयर कहाँ पर स्थित है, उसको जानने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, जीन एनोटेशन। फिर कह रहा है कि सबसे छोटा जीनोम कितना है, वाई गुणसूत्र पर होते हैं कितने, 231। ऐसे कर करके अगर हम लोग देखें तो एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।